Hello everyone and welcome to the channel Ashwin's Commerce World. My name is Ashwin Jaiswal and we are starting off with the ISC Commerce Class 12 syllabus. आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे मैंने आपको ऑल 15 चैप्टर्स के लिस्ट यहाँ पे दे रखे हैं और लगभग लगभग कौन से पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बताते चल रहा हूँ. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली योर ब्रेकअप ऑफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन based on past trends. Since the council hasn't said anything, so this is based on past trend. So we are going to start with chapter number 1 today. Very important chapter, the chapter of business environment. इस चैप्टर को मैंने अपडेट किया है अकॉर्डिंग टू आईएससी एग्जाम्स जो कि 2025 में होने वाले हैं. यानी आपका एग्जाम जो 2025 में होने वाला है उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर को 100% मैंने अपडेट किया है. तो आपको मेरे पुराने वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है. जो पुराने वीडियोस है उनको अब मत देखो, जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसको देखिए, बिकॉज जो भी चेंजेस है वो इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं. तो डोंट वॉच ऑल द ओल्ड वीडियोस, वो सब पिछले बैच के लिए था, आपके लिए फ्रेश वीडियोस है. ठीक है, सो यू वॉच दिस वन. जो आपको नोट्स चाहिए होंगे, जो नोट्स लगेंगे, आपको सिर्फ मेरे नोट्स यूज करने, इधर उधर से और कुछ आपको जरूरत नहीं पड़ेगा. ठीक है, सो जस्ट वॉच माई वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड यूज माई नोट्स. ठीक है, ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे. टेलीग्राम अगर आपके फोन में नहीं है तो आप इंस्टॉल करो, टेलीग्राम का ऐप इंस्टॉल करो और उसमें आप मेरे चैनल पे जाइए. मेरे चैनल का नाम वही है जो यूट्यूब पर है. आप मेरे चैनल पे जाइए अश्विन्स कॉमर्स वर्ल्ड. वहां पे आपको लेटेस्ट आईएससी 2025 एग्जाम के लिए मैं नोट्स वहां पे अपलोड कर रहा हूं. तो आपको वही नोट्स यूज करने हैं, वही चीज आपको एग्जाम में लिख करके आना है. मैं तो वीडियो में आपको समझाऊंगा चैप्टर, बट एग्जाम में आपको लिख के आना है. सो व्हाट डू यू हैव टू राइट, वो नोट्स से आपको पता चलेगा. ठीक है, सो फॉलो माय वीडियोस एंड यूज माय नोट्स. नोट्स कहाँ से मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल से. टेलीग्राम नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए. ठीक है, इफ यू डोंट हैव टेलीग्राम तो इंस्टॉल कर लो एंड इस चैनल पे जा करके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं. पीडीएफ फॉर्म में है, उसको प्रिंट करा के आप पढ़िएगा. ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, सो यू कैन गो टू दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स आल्सो एंड दैट इज आल्सो अनदर रूट ऑफ फाइंडिंग दैट चैनल. काउंसिल ने सारे पेपर पैटर्न बदल दिए हैं एंड 2025 इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर बिकॉज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत ज्यादा अब एप्लीकेबल होगा. धीरे धीरे उसकी एप्लीकेबिलिटी बढ़ते जा रही है एंड आपको अब उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है. सेक्शन ए ऑफ योर क्वेश्चन पेपर 16 मार्क्स एंड रिमेनिंग क्वेश्चन पेपर में केस स्टडी एंड एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट 20 मार्क्स, यानी 16 प्लस 20 क्लोज टू 35 मार्क्स का पेपर आपका ऐसे बनेगा. इसकी प्रिपरेशन आपको मेरे ऐप से करना पड़ेगा. चैप्टर में आपको पूरा यूट्यूब पे समझाऊंगा, बट ये जो 35 के अराउंड जो मार्क्स आएंगे, जिसमें आपका सेक्शन ए का पूरा तैयारी प्लस सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में जो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और जो केस स्टडी क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज आई एम पुटिंग इन दिस कोर्स. तो जिनको वो ट्राई करना है वो मेरे ऐप से जाके ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, आई एम गारंटिंग यू कि आपको इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा. वो 35 मार्क्स जो 80 में से 35 मार्क्स के अराउंड जो कंटेंट आएगा वो इस कोर्स से आपका पूरा कवर हो जाएगा. ठीक है, सो दोज हु वांट दे कैन ट्राई. बाकी लोग, हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं. तो आ जाइए अपने चैप्टर के ऊपर. आई होप आपने नोट्स डाउनलोड कर लिया है, नोट्स डाउनलोड करके प्रिंट कर लिया है और तब आप पढ़ने बैठे हैं. ठीक है, सो लेट अस बिगिन. फर्स्ट चैप्टर, बिजनेस एनवायरनमेंट. तो क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, लेट अस अंडरस्टैंड. पूरा फोकस के साथ वीडियो को देखना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा. ठीक है, आईएससी के बच्चे, ठीक है, ध्यान से सुनना. बिजनेस एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? देखो, जैसे ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट मतलब वो सारी चीजें जो हमें इफेक्ट करती है, जो हम ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट करती है. सिमिलरली बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट वो होता है जो बिजनेस को अफेक्ट करे. सर, बिजनेस को क्या क्या अफेक्ट करता है? देखो, इंडिविजुअल्स अफेक्ट करते हैं. इंडिविजुअल्स का मतलब होता है लोग. लोग कैसे? जैसे कि कंज्यूमर्स लोग होते हैं ना, तो कंज्यूमर्स बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं. तो इंडिविजुअल्स कैन अफेक्ट द बिजनेस. इंस्टीट्यूशन बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं. इंस्टीट्यूशन जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूशन है. उसके कोई भी लॉ आ गए, उसके कोई भी गाइडलाइंस आ गए, उसके कोई भी रूल्स आ गए, तो सारे बिजनेस को वो मानना पड़ेगा. पूरे बिजनेसेस को वो अफेक्ट करता है. या फिर किसी भी तरीके का फोर्स हो, मार्केट फोर्स, जैसे कि डिमांड, जैसे कि सप्लाई, जैसे कि इन्फ्लेशन. तो मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं.
तो इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस या कोई भी फोर्स या एनीथिंग दैट अफेक्ट्स आवर बिजनेस, अफेक्ट का मतलब इन्फ्लुएंस, कोई भी ऐसी चीज जो हमें इन्फ्लुएंस करे, जो हमारे फंक्शनिंग को या हमारे परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करे, उन सारे चीजों को टोटलिटी में बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं. सो एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स आवर बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट. तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, 2 मार्क्स के लिए ये पूछा गया था. आप प्लीज नोट्स डाउनलोड कर लेना, उसमें सारे पास एग्जाम के भी क्वेश्चंस गिवन है. ठीक है, सो ये 2 मार्क्स के लिए आया था. अगर एग्जाम में आता है तो यू ओनली नीड टू राइट दिस मच. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं. ठीक है, एंड दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको मैं याद करने का आपको शॉर्टकट भी बताता चलूंगा सो दैट आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए. ठीक है, सो ध्यान दीजिए. यहाँ पे पहले हम लोग फीचर्स पढ़ लेते हैं, बाद में आएंगे ये शॉर्टकट वगैरह पे बात में आएंगे. ठीक है, लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन द पॉइंट्स. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए 7 पॉइंट कवर कर रहा हूँ. 7 पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट. नोट्स में और भी पॉइंट्स गिवन है बट दैट आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. जितना मैं यहाँ समझा रहा हूँ उतना कर लिया तो बस आपका लाइफ सेट है. ठीक है, ध्यान से सुनना. इसमें काफी सारे केस स्टडीज है जो मैंने अपने कोर्स में भी डाल रखा है. ठीक है, केस स्टडीज एंड ऑल सब वहां पे कर लेना. यहाँ पे चैप्टर समझ लो. फीचर नंबर वन होता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. बाय द वे वन मोर थिंग, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है वो बहुत कम लिखा हुआ है. ठीक है, ये बस समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ. जो नोट्स में लिखा हुआ है ना वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, वो आपको एग्जाम में लिख कर आना है. ठीक है, तो स्क्रीन पे आई हैव ओनली टेकन फ्यू थिंग्स जिससे मैं बस आपको समझा सकूं अच्छे से. एक्चुअल क्या लिखना है वो नोट्स में है, तो नोट्स आप प्लीज प्रिंट आउट करा लीजिएगा टेलीग्राम से डाउनलोड करके. फर्स्ट पॉइंट टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे एक्सटर्नल का मतलब है जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते. एक्सटर्नल मींस अनकंट्रोलेबल. ठीक है, सो बिजनेस एनवायरनमेंट वो होता है जो हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते. फॉर एग्जांपल आरबीआई ने कोई लॉ निकाल दिया. ठीक है, इफ आरबीआई, इफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई लॉ निकाला, कोई गाइडलाइंस निकाला, कोई रूल्स निकाला, हम लोग उसको निकालने से थोड़ी ना रोक सकते हैं. सो वी कैन नॉट प्रिवेंट बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रॉम चेंजिंग. वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो एक्सटर्नल है. दैट इज एक्सटर्नल, वी कैन नॉट कंट्रोल इट. तो इसे हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते. नेक्स्ट पॉइंट आता है जनरल एंड स्पेसिफिक. देखो जनरल वो होता है जो सबके लिए हो. तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो सबको अफेक्ट करते हैं. जैसे कि अगर जैसे कि ये हम लोग डिटेल में लेटर ऑन देखेंगे पेस्टल. फॉर एग्जांपल अभी के लिए मान लो अगेन आरबीआई अगर कोई लॉ निकालता है, इफ आरबीआई ब्रिंग्स अ रूल या लॉ, तो वो मेरे लिए थोड़ी ना निकाला, उसने तो पूरे इंडिया के लिए निकाला है. तो दैट इज जनरल. ठीक है, बट कुछ चीजें होती है जो हमें इंडिविजुअली इन्फ्लुएंस करती है, उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक. स्पेसिफिक वो होता है जो हमारे को डायरेक्ट इफेक्ट करे. जैसे हमारे कस्टमर ने हमें छोड़ दिया, हमारे कस्टमर ने हमसे प्रोडक्ट लेना छोड़ दिया, तो पूरा इंडिया को लॉस होगा क्या? पूरे इंडिया को लॉस नहीं होगा. दैट लॉस इज ओनली आवर लॉस. ठीक है, सो इफ अ कस्टमर लीव्स अस, इफ अ सप्लायर does not supply good product to us, तो ये सिर्फ हमें इफेक्ट करेगा. दिस विल अफेक्ट अस डायरेक्टली. बट अगर गवर्नमेंट कोई लॉ लेकर आती है तो वो पूरे इंडिया के लिए होती है. व्हाट बिलोंग्स टू एवरीवन इज जनरल, व्हाट अफेक्ट्स ओनली अस इज स्पेसिफिक. तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, जनरल या स्पेसिफिक? इट इज जनरल एंड स्पेसिफिक. मतलब ये दोनों हो सकता है. कुछ चीजें सबको अफेक्ट करती है, कुछ चीजें सिर्फ हमें अफेक्ट करती है. तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज बोथ. ठीक है, ये ट्रू फॉल्स के लिए भी याद रखना, और इस पर मैंने केस स्टडी भी कराया है, वो आप वहां से कर सकते हो ऐप से. ठीक है, नंबर थ्री बोल रहा है इंटर रिलेटेडनेस. यानी कि एक चीज चेंज होगा ना तो इट कैन चेंज समथिंग एल्स ऑल्सो. जैसे यहाँ एग्जाम्पल आपके बुक से ही लिया है. यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे जैसे हेल्थ को लेके अवेयरनेस बढ़ रही है, ठीक है, आप देखोगे यूट्यूब पे ही देख लो ना, इतने सारे फिटनेस एक्सपर्ट आ गए. इंस्टाग्राम पे आप देखोगे काफी सारे हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स आ गए. तो जो हेल्थ के एडवाइसेस देते हैं, आपको क्या खाना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, तो ये सब आपको बताते रहते हैं हेल्थ बेनिफिट. तो जैसे जैसे इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है तो इससे रिलेटेड क्या हुआ, इट हैज लेड टू एन इंक्रीज. कुछ और बढ़ गया. क्या बढ़ गया? हेल्दी फूड्स के डिमांड बढ़ गए, हेल्थ रिजॉर्ट्स बढ़ गए, जिम की मेंबरशिप बढ़ रही है. तो एक चीज चेंज हुआ ना तो इससे दूसरा चीज चेंज हो जा रहा है. one thing is leading change to another. तो इसे हम कहते हैं इंटर रिलेटेडनेस. सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है. एक चीज बदला तो कुछ और भी बदल जाएगा. दिस इज कॉल्ड इंटर रिलेटेडनेस. पॉइंट नंबर 4 कॉम्प्लेक्स. यार बहुत डिफिकल्ट है समझने में, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स. तो बिजनेस एनवायरनमेंट कोई आसान काम, कोई बच्चों का खेल नहीं है.
बड़े बड़े मैनेजर्स को करोड़ों में पेमेंट मिलती है इस काम के लिए। सो मैनेजर्स आर गेटिंग पेड इन करोड़। वाई? बिकॉज बिजनेस इन्वायरमेंट समझना इज नॉट अ चाइल्ड टास्क, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इंटर रिलेटेड होता है ना, एक चीज है तो वो दूसरे को भी चेंज कर देगा। Therefore, it is very difficult to understand. It is very difficult to comprehend, and that is why we call it complex. ठीक है। पॉइंट नंबर 5 आता है डायनामिक। डायनामिक उसे कहते हैं जो लगातार चेंज होता रहता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। इट इज नॉट स्टैटिक। ये स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का मतलब जो एक जगह पे रहे, ये बदलता रहता है। ये आप ट्रू फॉल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना। ठीक है, ट्रू फॉल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना कि बिजनेस एनवायरनमेंट स्टैटिक है क्या? फॉल्स। बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनामिक। पॉइंट नंबर 6 आता है अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब है कि फ्यूचर में क्या होगा वो पता नहीं, कब क्या हो जाए वो पता नहीं, कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कब बदल जाएगा यू डोंट नो। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट इन फ्यूचर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो पुराने जमाने में कैसे फोन्स आते थे, क्वार्टी कीपैड वाले, नंबर कीपैड वाले फोन्स आते थे। ठीक है, आज के टाइम में स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, वो टच स्क्रीन फोन्स आ रहे हैं। ठीक है, बट फ्यूचर में क्या आएगा हमें पता नहीं। ठीक है, हमने कभी सोचा नहीं था कि स्मार्टफोन होगा। एक जमाने में नंबर कीपैड वाले फोन हुआ करते थे, बट आज हो रहे हैं ना, टच स्क्रीन फोन्स हो रहे हैं ना। अभी फ्यूचर में क्या आ जाएगा वो हमें पता नहीं। ठीक है, सो फोन का मार्केट पूरा चेंज हो जाएगा। सो इट इज अनसर्टेन। आप फ्यूचर में क्या होगा ऐसा प्रेडिक्शन एग्जैक्टली हो सकता है ना कर पाओ, एंड मेनी बिजनेसेस इसी के चलते बंद हो जाते हैं, बिकॉज वो मार्केट को सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, वो एनवायरनमेंट को सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज अनसर्टेन। एंड लास्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो है रिलेटिविटी का। रिलेटिविटी कहने का मतलब है कि एक जगह पे कोई प्रोडक्ट, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट एक जगह पे एक तरीके का होता है एंड दूसरी जगह पे दूसरे तरीके का होता है। एग्जांपल आपके बुक में गिवन है, जैसे साड़ी जो विमेन पहनती है, उसमें साड़ी का मार्केट इंडिया में बहुत अच्छा है, बिकॉज इंडियन विमेन्स बहुत साड़ी पहनती है। बट साड़ी का मार्केट अगर जापान में देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं चलता। तो देखो प्रोडक्ट तो वही है, प्रोडक्ट इज साड़ी एंड पहनने वाली कौन है? विमेन। लेकिन क्या बदल गया? प्लेस बदल गया। तो अगर प्लेस बदल जाए, टाइम बदल जाए, सिचुएशन बदल जाए, तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी बदल जाता है। इसे हम कहते हैं रिलेटिव, कि एक जगह पे बिजनेस एनवायरनमेंट कुछ और था, दूसरी जगह पे बिजनेस एनवायरनमेंट कुछ और है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट डिस्कस किया है, नोट्स में मैंने सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, बट यही 7 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको क्वेश्चंस भी अगर बनेंगे तो इन्हीं 7 पॉइंट से बनेंगे। ठीक है, तो इतना ही आपको करना है। अब इसको याद करने के लिए आप शॉर्टकट एक याद रख सकते हो, आईडीसी। नाउ जेनजी के लोग, आपको पता होगा कि आईडीसी का मतलब क्या होता है? आई डोंट केयर। ठीक है, हु को छोड़ दो, यू आर। आई डोंट केयर हु यू आर, यही तो एटीट्यूड चलता है ना आजकल। तो आई डोंट केयर हु यू आर, हु को हटा दो। तो आई डी सी यू आर, आई फॉर इंटररिलेटेडनेस, डी फॉर डायनामिक, सी फॉर कॉम्प्लेक्सिटी। आईडीसी इंटररिलेटेडनेस, डायनामिक, कॉम्प्लेक्सिटी। यू आर, यू फॉर अनसर्टेन एंड आर फॉर रिलेटिविटी। तो आप ऐसे करके याद करना, आपको जल्दी जल्दी याद होगा। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, फीचर्स बताओ, तो आप सोचना आई डोंट केयर हु यू आर, आई डी सी यू आर, इंटररिलेटेडनेस, डायनामिक, कॉम्प्लेक्स, यू से अनसर्टेन, आर से रिलेटिव। तो हो गया आपका। ठीक है, पहले दोनों जो है, पहले दोनों, हालांकि मैंने केस स्टडी काफी सारे में दिया है, यहाँ पे ये पोर्शन केस स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड ट्रू फॉल्स के लिए सिर्फ ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओनली दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रू फॉल्स। तो ये सब आप मार्क करते हुए चलिएगा। ठीक है, सो ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, आप एक बार अपने एंड से गो थ्रू कर लो। नाउ वी आर मूविंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड इसका नाम भी इंपॉर्टेंस ही है। बिजनेस एनवायरनमेंट समझना क्यों जरूरी है? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेसेस to understand what is happening around them? Why is it so important? क्या बिजनेस सिर्फ अपने आप से काम नहीं कर सकता? क्या अगल बगल की चीजों का ध्यान रखना जरूरी है क्या? यस, बहुत जरूरी है। और इसको याद रखने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है। इस स्टोरी को ध्यान से सुनना, आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे भी केस स्टडीज है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए हम लोग यहाँ पर तैयारी करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस स्टोरी को ध्यान में रखो। इस स्टोरी को अभी जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, इस स्टोरी को ध्यान में रखो, सारे पॉइंट जल्दी से याद हो जाएंगे। सबसे पहली बात, आप इस कहानी में देखो 5 लोग बैठे हैं ऑफिस में, 5 लोग बैठे हैं। ठीक है, और लेकिन एक जन जो है ना वो खड़ा है, इसका नाम मान लो अमित है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम अमित है। अमित क्या कर रहा है? बाहर से कुछ शोर शराबे की आवाज आ रही है।
तो ऑफिस में बैठे बैठे बाहर से क्या आ रही है, शोर शराबे की आवाज आ रही है, बाहर से कुछ नॉइजेस आ रहे हैं, कुछ साउंड आ रहे हैं, ठीक है। तो अमित क्या करता है, सब लोग बैठे रहते हैं बट अमित खड़ा होकर जाकर खिड़की के पास देखना शुरू करता है कि ये आवाज कैसी है, वाई आर पीपल शाउटिंग आउटसाइड। तो अमित ने क्या किया, देखो बाकी लोग बैठे रह गए बट अमित ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया, सबसे पहले मूव किया उसने, अपने ग्रुप को छोड़ के अमित हटा और वो खिड़की से बाहर देखता है तो देखता है कस्टमर्स का हुजूम है, कस्टमर्स का भीड़ है, क्राउड ही क्राउड है, लोग आ रहे हैं, ठीक है। और लोग आ रहे हैं क्यों, क्योंकि इनके प्रोडक्ट को लेके कोई दिक्कत होगी, ठीक है। तो अमित देख रहा है यार ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है, सारे कस्टमर्स हमें मारने को आ रहे हैं, प्रोटेस्ट करने को आ रहे हैं, ठीक है। तो अमित ने सबसे पहले तो मूव किया, बाकी लोग बैठे रह गए, ओनली अमित मूव, ठीक है। और उसके बाद इसने क्राउड को भी देखा और अर्ली वार्निंग सिग्नल पकड़ लिया, अर्ली वार्निंग सिग्नल। उसने देख लिया कि कस्टमर्स बड़े गुस्से में आ रहे हैं, उसने देख लिया कि प्रोटेस्ट करने के लिए लोग आ रहे हैं, तो उसने क्या पकड़ा, उसने अर्ली वार्निंग सिग्नल पकड़ लिया, उसने पहले ही समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। और उसके बाद बेस्ड ऑन हिज एक्सपेक्टेशन, बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस, वो उसने स्ट्रैटेजीज बनानी शुरू कर दी, उसने देखना शुरू किया कि उसके प्रोडक्ट में ऐसा क्या दिक्कत है कि कस्टमर्स इतने चिल्ला क्यों रहे हैं, कस्टमर्स इतने प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी बनाने बैठ गया। देखो वो स्ट्रैटेजी बना रहा है, हियर इज अमित विद हिज लैपटॉप, और वो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बैठ गया, स्ट्रैटेजी बनाया, उसने चेंजेस लाया, उसने जो कस्टमर्स ने चेंज करने को बोला उसने उस चेंज से कोप अप किया। वर्ड ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले अमित ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके उसने अर्ली वार्निंग सिग्नल देखा, फिर उसने चेंज से कोप अप किया। फॉर दैट he need to make strategy, he needed to make strategy and he made those strategies। और स्ट्रैटेजी बनाने के बाद उसने कस्टमर पे जो फोकस था, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन दिया, उसका ध्यान पूरे टाइम कस्टमर्स के नीड पे था, राइट थ्रू द फ्रॉम द बिगिनिंग ही वाज फोकस्ड ऑन हिज कस्टमर्स। बात समझ में आई? तो 4-5 पॉइंट ऐसे ही लर्न हो जाएगा। आइए देखते हैं सारे पॉइंट्स को, ठीक है। इंपॉर्टेंस, सबसे पहला इंपॉर्टेंस फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को समझते हो, किसी भी बिजनेस, आपके पेरेंट्स होंगे बहुत सारे बिजनेस में, ठीक है, तो अगर आपके पेरेंट्स किसी बिजनेस में है और वो अपने एनवायरनमेंट को समझते हैं, कौन कॉम्पिटिटर है, कौन कस्टमर्स है, मार्केट में क्या न्यू ट्रेंड आ रहा है, इफ यू अंडरस्टैंड दैट, आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लोगे। बुक में एग्जांपल दिया ना मारुति का, मारुति ने देखा कि यार लोग कार खरीदना चाहते हैं लेकिन लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो उन्होंने छोटे अफोर्डेबल कार्स लाना शुरू कर दिए और देखो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया। पूरे इंडिया आज मारुति की गाड़ी में घूमती है। आज इंडिया में 50% कार मारुति के बिकते हैं, मतलब पूरे इंडिया में आप जितने भी कार देखोगे ना उसमें से 50% मारुति के होते हैं। क्यों? क्योंकि मारुति ने एडवांटेज ले लिया, पहले ही समझ गया कि भाई इंडियंस को अगर कार बेचना है तो लग्जरी कार्स नहीं, अफोर्डेबल कार्स बेचने पड़ेंगे, ठीक है। 30 लाख 1 करोड़ का कार नहीं खरीदते इंडियंस, इंडियंस लोग 10 लाख के अंदर वाले कार खरीदते हैं। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसे कहते हैं। तो अमित ने क्या किया था, सबसे पहले फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया था, फिर खिड़की से जाके उसने अर्ली वार्निंग सिग्नल देखा था। नेक्स्ट पॉइंट है अर्ली वार्निंग सिग्नल। अगर आप अटेंटिव है व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, अगर आप इसको लेके अटेंटिव है तो आप पहले ही समझ जाओगे कि क्या गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। आप पहले ही समझ जाओगे कि गड़बड़ क्या होने वाली है और आप अर्ली वार्निंग सिग्नल लेके चेंजेस कर लोगे। कोविड का टाइम देखो, कोविड के टाइम में सब कुछ बंद, गवर्नमेंट ने बोला था 2 महीने का लॉकडाउन होगा, 1 साल तक चला था, अगर आपको याद होगा तो 2 मंथ्स का बोलकर 1 साल तक चल गया था। तो बहुत लोग सोचे थे 2 मंथ्स के बाद तो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल तो नहीं हुआ, 1 ईयर तक चला गया था। तो जिन लोगों ने अर्ली वार्निंग सिग्नल पकड़ लिया था ना, वो सारे लोग अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन ले गए, समय पे ऑनलाइन ले गए, और जो ऑनलाइन नहीं ले गए उनका बिजनेस बंद हो गया। तो जिन्होंने ये वार्निंग समझ लिया था, जिन्होंने कोविड का इंपॉर्टेंस समझ लिया था कि वो उनके बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करेगा, उन्होंने अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेने का काम किया और देयर बिजनेसेस आर फ्लरिशिंग टुडे। नंबर 3 पॉइंट, कस्टमर पे फोकस रखो। आप देखो हमारे स्टोरी में अमित राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वो कस्टमर पे फोकस था। कस्टमर को क्या चाहिए वो समझ में आना चाहिए, देन ओनली एक बिजनेस सक्सेसफुल होगा। कस्टमर की सेवा करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। अमित बेचारा बैठ के लैपटॉप में कर रहा था ना स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करना है आपको। विदाउट स्ट्रैटेजी आप कैसे आगे बढ़ोगे? तो बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर समझते हो
मार्केट के ट्रेंड को समझते हो, कस्टमर्स के नीड को समझते हो, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को समझते हो, तो आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, भले ही आप राइट नाउ पीछे है, लेकिन आप अगर ये सब चीज समझते हैं तो आप 5 साल के अंदर अंदर नंबर 1 बन जाएंगे। ठीक है, वक्त लगेगा बट बन जाएंगे। कोपिंग विद द चेंज, देखो अमित ने किया था ना, कस्टमर्स को देखा, के नीड के हिसाब से उसने स्ट्रैटेजी बना के चेंजेस किया। बिजनेसेस वही लंबे समय तक चलता है जो चेंज करता है। टाटा मोटर्स कोई आज की कंपनी नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन आज भी चल रही है। आप टाटा मोटर्स की आज की लेटेस्ट गाड़ी को देखो और टाटा मोटर्स की पुरानी गाड़ियों को देखो, कितना चेंज है उसमें। लेकिन उन्होंने समय के साथ साथ अपने आप को बदला। आज टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल ला रहा है, आज से 30 ईयर्स पहले लाया था क्या? तब अलग व्हीकल चलाता था, लेकिन समय के साथ साथ बदल रहा है। एंड दैट इज व्हाई दीज कंपनीज आर मतलब लॉन्ग लास्टिंग कंपनीज। समझ रहे हो? एक लास्ट पॉइंट, पब्लिक इमेज। जो कंपनीज बिजनेस एनवायरनमेंट को समझती है, लॉन्ग लास्टिंग कंपनीज होती है, कस्टमर्स की सेवा करती है, ऐसे कंपनीज का पब्लिक इमेज अच्छा रहता है। और इमेज अच्छा रहने का मतलब है आपको लोन मिलने के टाइम में बहुत आराम मिलेगा। ठीक है, बिकॉज बैंक्स आपकी इमेज देखती है कि आप किस टाइप का बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, कहीं मार्केट में आपका नाम खराब तो नहीं है, कल को आप पैसे दोगे कि नहीं दोगे। तो इमेज बहुत काम आता है मार्केट में, बिजनेस के मार्केट में इमेज परसेप्शन बहुत काम आता है आपको लोन स्पेशली पाने के लिए। तो ये सब इंपॉर्टेंस है। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट समझेंगे तो आपके साथ सारे अच्छी चीजें होंगे, और बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं समझेंगे तो आप लॉस में रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको कहानी से समझ में आ गया होगा। तो मैंने फीचर में आपको क्या बताया था? फीचर में आपको बताया था आई डोंट केयर हु यू आर, आई फॉर इंटर रिलेटेडनेस, डी फॉर डायनामिक, सी फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, यू फॉर वो तो अनसर्टेन, एंड आर फॉर रिलेटिव। तो ये मैंने आपको वहां पे शॉर्टकट बताया था, और इंपॉर्टेंस हमने कहानी की तरह याद किया। ठीक है, आप इमीडिएटली याद करना, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। नोट्स में प्रॉपर वर्डिंग्स है, लिखना कैसे प्रॉपर वर्डिंग्स है, और जितने भी केस स्टडीज है नीचे ऐप का लिंक गिवन है, आप वहां पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, आपको 12 महीने के लिए वो कोर्स मिल जाएगा। उन्हीं को आप बार बार करना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 35 मार्क्स की गारंटी मैं लेता हूं, 35 मार्क्स आपको उसी ऐप कंटेंट से मिलेगा। ठीक है, तो जस्ट डू दिस मच, जैसे जैसे मैं करा रहा हूं बस करते जाइए। नोट्स को आप प्लीज एक बार पढ़ो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। Now, since we have already seen the definition of business environment, we are moving to the next topic, and the topic name is dimensions of business environment. ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट के कितने पार्ट्स होते हैं? तो बेसिकली देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट के 2 पार्ट होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं माइक्रो, ठीक है, जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे होंगे। एक को हम लोग बोलते हैं माइक्रो, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड मैक्रो। ठीक है, माइक्रो जो होता है वो डायरेक्ट होता है, यानी कि स्पेसिफिक होता है। डायरेक्ट यानी ये सिर्फ आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा, बाकी इंडिया को इससे मतलब नहीं है। और मैक्रो जो होता है ये जनरल होता है, या फिर आप इसे इनडायरेक्ट कह सकते हैं। ये आपको इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, मतलब यानी कि ये आपके अलावा और लोगों को भी इफेक्ट करेगा। तो ये सबके लिए होता है। मैक्रो इज फॉर एवरीवन, मैक्रो इज फॉर एवरीवन, एंड ये आपको इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा। माइक्रो इज स्पेसिफिक टू यू, ये डायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट करने वाला है। अब डायरेक्ट वाला भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कुछ होते हैं इंटरनल फैक्टर्स, इसमें से कुछ होते हैं इंटरनल फैक्टर्स विच इज रिलेटेड, या फिर आप बोल सकते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात है, ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है। एंड कुछ होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल यानी कि बाहर के लोग, बाहरी फैक्टर्स, बट इफेक्ट सिर्फ आपको कर रहे हैं। ठीक है, सो डायरेक्ट मींस आपको अफेक्ट करने वाले माइक्रो, और इनडायरेक्ट मींस सबको अफेक्ट करने वाले मैक्रो। डायरेक्ट में भी दो पार्ट है, कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात और कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन की बाहर की बात, एक्सटर्नल। तो अभी इन सबको हम लोग देखने जा रहे हैं। ऑफ लेट यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, मतलब इस पार्ट से। ये जो पार्ट मैं कराने जा रहा हूं, ट्रेंड मैंने जो देखा है उसमें मुझे नहीं लगता कि यहां से केस स्टडी बहुत ज्यादा बन सकता है। ठीक है, मोस्टली इस पार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आ रहे हैं पिछले कुछ टर्म से। तो आइए देखते हैं।
सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग माइक्रो, ठीक है, वी आर डिस्कसिंग माइक्रो, एंड माइक्रो में वी आर डिस्कसिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो एक एक करके देखते हैं। आपको मिनिमम 4 यहां से लर्न करके चलना है, मतलब 4 इंटरनल, 4 एक्सटर्नल, कम से कम लर्न करके चलना है, 4 ईच। 5 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 5 कर लो, 5 कर लो तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। इंटरनल में यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात में सबसे पहला चीज जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा वो है हमारे बिजनेस का कल्चर, हमारे बिजनेस के वैल्यूज, बिलीफ, एटीट्यूड। देखो जैसे जैसे फैमिली फैमिली में होता है ना कल्चर, आप अपने नानी घर में जाओगे, वहां का कल्चर क्या है, बड़े प्यार से आपको रखा जाएगा, आपको रात दिन खिलाया पिलाया जाएगा, आपको कोई काम नहीं करना होगा, सिर्फ खाओ पियो सो मौज करो। ये आपके नानी घर का कल्चर होता है। आप बुआ के घर में जाओ, देखो वहां अलग एटीट्यूड, वहां अलग वैल्यू, वहां अलग कल्चर रहेगा। ठीक है, तो वैसे ही बिजनेस में भी अलग अलग कल्चर होता है। किसी बिजनेस में टाइम को लेकर बहुत डिसिप्लिन होता है, किसी बिजनेस में लेट कमिंग, एब्सेंटिज्म, लेट वर्क सबमिशन, सबको लेके बड़े स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, और कहीं पे ऐसा कोई नियम नहीं होता है। तो जैसा बिजनेस, जैसा कल्चर, वैसा वहां पे रिजल्ट मिलेगा। जो बिजनेस अपने काम को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट एटीट्यूड दिखाएंगे उनका काम अच्छा होता है, और जो बिजनेसेस उनको कोई माने मतलब नहीं, टाइम से कोई लेना देना नहीं, तो उनका फिर काम खराब चलता है। ठीक है, तो बिजनेस अपने कल्चर के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि आपके बिजनेस का मिशन एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब बिजनेस को शुरू क्यों किया था आपने, क्या आपके बिजनेस का एम था। जैसे इलॉन मस्क की जो कंपनीज होती है, इलॉन मस्क एक एनवायरमेंट फ्रेंडली आदमी है, उसने जितने भी बिजनेस शुरू किए हैं, ही ट्राइज टू मेक श्योर कि इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन एकदम लो हो पाए। मतलब कोई और अगर सेम बिजनेस करता ना तो ज्यादा इन्वायरमेंट डैमेज करता है, बट ही इज डूइंग बिजनेसेस इन सच अ वे जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या फिर इन्वायरमेंट को लेस डिस्ट्रक्शन पहुंचाते हैं। तो वो है उसके बिजनेस का मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। तो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स योर बिजनेस कि आप किस मोटिव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उससे भी आपके बिजनेस को फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि आपके बिजनेस के जो टॉप के लोग हैं वो कैसे हैं। ठीक है, मतलब क्वालिफाइड लोग हैं कि नहीं, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल लोग हैं कि नहीं, ऑनेस्ट लोग हैं कि नहीं। जो टॉप के लोग होते हैं ना, कोई भी बिजनेस में टॉप के जो 12 15 20 लोग जो होते हैं, तो वो कैसे लोग हैं। तो उन उन लोगों के ऑनेस्टी लेवल, उन लोगों के एजुकेशन लेवल, उन लोगों के क्वालिफिकेशन, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन लोगों का एक्सपीरियंस, उन लोगों का लॉन्ग टर्म विजन, ये डिसाइड करेगा कि आपका कंपनी या बिजनेस कैसा चलेगा। नेक्स्ट इज पावर स्ट्रक्चर। पावर कैसे बटा हुआ है। देखो बिजनेस में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है डिसीजन लेना, और दूसरे होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम है काम करना। तो एक डिसीजन ले रहा है, एक काम कर रहा है, एक ऑर्डर दे रहा है, एक ऑर्डर पे काम कर रहा है। तो इनके बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है, ये भी बिजनेस को बहुत इफेक्ट करता है। पावर शुड बी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड। ज्यादा पावर एक के हाथ में चला गया तो बिजनेस को लॉस हो जाएगा, ठीक से फिर काम नहीं होगा, दोनों हमेशा झगड़ा करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी की इमेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपकी कंपनी की इमेज अच्छी है तो आपको लोन्स इजीली मिलेंगे, वरना लोन्स नहीं मिलेंगे। कंपनी की इमेज अच्छी है तो बिजनेस में टाई अप्स होगा, दूसरे बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप होगा, कस्टमर्स आएंगे। इमेज खराब है तो फिर सब नुकसान हो जाएगा आपको। एंड लास्ट पॉइंट आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एम्प्लॉइज, स्टाफ कैसे हैं आपके, कितने पढ़े लिखे स्टाफ रखे हो, कितने एडवांस स्टाफ है, कितने ऑनेस्ट स्टाफ है, कितने डेडिकेटेड स्टाफ है। एंड अदर रिसोर्स मतलब मशीन कैसे है आपके फैक्ट्री में, पुराने, नए, एडवांस, इंपोर्टेड। पैसे कितने हैं आपके बिजनेस में, तो मतलब कितने रिसोर्सेज के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। ये सारे के सारे जो थे ये इंटरनल फैक्टर्स है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इमीडिएटली आपको लर्न करना होगा, वरना फिर बाद में नहीं होगा, बाद में भूल जाओगे। ठीक है, नोट से पढ़िएगा, नोट से इसको करना। ठीक है, एक्सटर्नल पे चलते हैं। एक्सटर्नल, तो देखो एक्सटर्नल जब मैं कराता हूं तो मैं लेस का एग्जांपल ले लेता हूं, इससे जल्दी समझ में आ जाता है। मान लो हमारा प्रोडक्ट है लेस पोटैटो चिप्स। तो आइए देखते हैं लेस को बाहरी कौन कौन से लोग इंपैक्ट करते हैं।
बाहर से लेस को किससे किससे इंपैक्ट होता है? नंबर वन, कस्टमर। कस्टमर से क्यों इंपैक्ट होता है? क्योंकि कस्टमर से ही तो बिजनेस चलता है किसी का भी, ठीक है। तो अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेस चलाना है तो बाहर के लोग यानी कस्टमर्स को खुश रखना पड़ेगा। टेस्ट अच्छा रखो लेस का, क्वांटिटी भी बढ़ाओ थोड़ा, और इस तरीके से आपको बाहरी लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कॉम्पिटिटर। तो लेस के जो अदर चिप्स के ब्रांड है वो कॉम्पिटिटर्स हो गए, तो वो भी लेस को इम्पैक्ट करते हैं, वो भी हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। कैसे? हमारा शेयर लेके जा सकते हैं वो हमारे कस्टमर्स को लेकर जा सकते हैं। तो इस तरीके से कॉम्पिटिटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन होते हैं? लेस के लिए कौन सप्लायर होगा? जो पोटेटो बेच रहा है, किसान, फार्मर्स जो पोटेटोज बेचते हैं लेस को, पोटेटो के सप्लायर्स, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर उन्होंने सप्लाई रोक दिया तो इधर हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। अगर उन्होंने सप्लाई रोक दिया तो मार्केट में चिप्स के पैकेट जाना बंद हो जाएगा। तो उन्हें उनके साथ अच्छा टाई अप रखना होगा हमें, और एक पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, कोई एक फार्मर ग्रुप पे डिपेंडेंट नहीं रहना, हमें मल्टीपल ऑप्शंस रखना है। कल को इनके साथ पंगा हो गया तो कहीं और किसी और से खरीद लेंगे। तो वी हैव टू हैव मल्टीपल ऑप्शंस विद सप्लायर्स। और हमें बाहर वाले कौन हेल्प करते हैं? मार्केट इंटरमीडियरीज, जो मिडिल मैन होते हैं, जो हमारे और कस्टमर्स के बीच में कौन कौन आते हैं? होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट्स, ट्रांसपोर्टर्स, ये लोग सब आते हैं। इनके बिना हमारा प्रोडक्ट कभी कस्टमर तक पहुंचेगा ही नहीं। तो ये भी हमें हेल्प करते हैं, ये भी हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। और कौन हेल्प करता है? फाइनेंसर्स, जो पैसा देता है, बैंक जहां से लोन लेते हैं, इंस्टीट्यूशन जिनसे हम लोन लेते हैं, गवर्नमेंट जिनसे हम पैसे लेते हैं। तो एनीबडी हु इज फाइनेंसिंग अस, वो भी बाहर वाले हैं, बट वो भी हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं पैसे देकर। एंड लास्ट पॉइंट आता है पब्लिक। पब्लिक यानी कस्टमर को छोड़ के बाकी सब। कस्टमर को छोड़ के बाकी सब, जैसे कि मीडिया हो गया, जैसे कि कोई एनजीओ हो गया। ये लोग ने अगर हमारे बारे में कोई गलत खबर चला दी तो हमारा बिजनेस को इम्पैक्ट हो जाएगा, हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट हो जाएगा। इफ दे रन एनी रॉन्ग न्यूज और बैड न्यूज अबाउट आवर बिजनेस, तो मार्केट पे गलत इम्पैक्ट पड़ जाएगा, राइट। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट अस ओनली, बाकी इंडिया को नहीं, ओनली अस। तो ये माइक्रो है। माइक्रो में कुछ होते हैं इंटरनल, कुछ होते हैं एक्सटर्नल। ऑफ लेट यहाँ से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, आप कम से कम 5 पॉइंट यहाँ से लर्न करके चलना, 5 ईच लर्न करके चलना। और यहाँ से आई डोंट एक्सपेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस, मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट केस स्टडी। हालांकि मैंने एक केस स्टडी डाल दिया है जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस, केस स्टडी मैंने डाला है यहाँ पे ऐप में, लेकिन आई एक्सपेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट वी कम टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये है मैक्रो, जिसे शॉर्ट में हम लोग पेस्टल कहते हैं। शॉर्ट में पेस्टल यानी कि P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजी एंड L फॉर लीगल। इसे हम कहते हैं पेस्टल, शॉर्ट में पेस्टल कहते हैं। ये है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है इनडायरेक्ट या फिर जनरल। इनडायरेक्ट आप बोल सकते हो। ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पे आपको 5 फैक्टर्स दिख रहे हैं। पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये जो 5 फैक्टर्स है, ये 5 फैक्टर्स आपको अकेले इफेक्ट नहीं करते, ये पूरे इंडिया को इफेक्ट करते हैं, सबको इफेक्ट करते हैं। मतलब इट इफेक्ट्स एवरीवन, और एवरीवन में आप भी आते हैं, तो इनडायरेक्टली आप भी इफेक्ट हो गए, बट कोई आप स्पेसिफिक टारगेट नहीं थे। माइक्रो जो था ना, ये स्पेसिफिक था, ये सिर्फ आपको अफेक्ट करता था, कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल, बट अफेक्ट तो आप ही होते थे। यहाँ पे आपके साथ साथ और भी लोग अफेक्ट होंगे, मतलब एवरीवन विल गेट अफेक्टेड, एंड सिंस यू आर आल्सो देयर, तो आपको भी अफेक्ट होगा इनडायरेक्टली। अब देखो, मैं इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहले बात तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, सबका मीनिंग समझा देता हूँ। कंपोनेंट आपको लर्न करना है। कितने कंपोनेंट लर्न करने होंगे? एनी 3, ठीक है। मतलब कंपोनेंट मतलब इसमें आता क्या क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, मतलब जैसे पॉलिटिकल में क्या क्या आएगा पॉलिटिकल में, तो बस वो लर्निंग का है, उसमें कुछ समझाने का नहीं है। नोट्स में गिवन है, अभी के लिए मैं मीनिंग आपको समझा देता हूं, बट मेनली आपको कंपोनेंट पे ध्यान देना है। मीनिंग तो 1 लाइन लिखने से भी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, पॉलिटिकल फोर्स किसे कहते हैं? अच्छा, यहां से केस स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब बता भी नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने लगभग, आई थिंक मेरे को जितना याद है, मैंने सारे पॉइंट्स पे केस स्टडी बनाया है, ऑल 5। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कंपोनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में भी पूछ सकता है, एंड कंपोनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज आपको यहाँ से
इंपॉर्टेंट समझ के चलना चाहिए। सबसे पहला, पॉलिटिकल किसे कहते हैं, मीनिंग समझा देता हूं आपको। पॉलिटिकल मतलब जहां पे आप मैनेजमेंट कर रहे हो पब्लिक अफेयर्स को, जहां जनता को मैनेज करने की बात आती है वो होता है पॉलिटिकल। तो जहां गवर्नमेंट की बात होगी, जहां पॉलिटिकल पार्टीज की बात होगी, जहां पब्लिक रिलेटेड पॉलिसीज की बात होगी, उसे हम कहेंगे पॉलिटिक्स। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी में आपको बोलेगा आइडेंटिफाई करो किसकी बात हो रही है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? गवर्नमेंट की बात होगी तो पॉलिटिकल, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात होगी तो पॉलिटिकल, किसी लोगों का कोई पॉलिटिकल इशू की बात होगी तो पॉलिटिकल बोलेंगे। ठीक है, तो इट इज रिलेटेड टू जनता, पब्लिक अफेयर्स हो रहा है ना, जनता की बात। ठीक है, नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक किसे कहते हैं? जहां पे वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स? जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिमांड, सप्लाई। वो जो आपके इको के चैप्टर्स है, जो इको के क्लास 12 के चैप्टर्स है, जब उनका बात होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का बात होगा, गवर्नमेंट बजट्स का बात होगा, ठीक है, इन सब तरीके की चीजों की जब बात होगी तो उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो अपने इको बुक के चैप्टर्स का नाम याद रखना, आपको हेल्प आएगा यहाँ पे। देन आता है सोशल। सोशल किसे कहते हैं? जब समाज की बात होती है, जब लोगों की बात होती है, ठीक है, तो लोग किस तरीके के खाना खा रहे हैं, लोग किस तरीके का लैंग्वेज बोल रहे हैं, लोग किस तरीके का कपड़ा पहन रहे हैं, लोग किस तरीके के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, मतलब लोगों के चॉइसेस की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल एट लार्ज एंड देयर चॉइसेस, तो हम कहेंगे ये सोशल एनवायरनमेंट। The kind of religion they belong to, the kind of language they speak, the kind of food they eat, the kind of clothes they wear, ये सब होता है सोशल, मतलब पूरा पब्लिक फोकस। टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी रिलेट्स टू द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब आपके जिस जगह पे बिजनेस कर रहे हो वहां पे कंडीशन, यहाँ स्टेट का मतलब है कंडीशन, कंडीशन, ठीक है, किस कंडीशन में है। जैसे जापान में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, गांवों में टेक्नोलॉजी बहुत बैकवर्ड है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट और कंडीशन ऑफ टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात होगी तो हम कहेंगे दिस इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, कंपोनेंट्स याद रखना, ये शायद बुक में गिवन नहीं है या पता नहीं न्यू बुक में आ गया होगा, तो पहले के बुक में तो नहीं रहता था, मैंने खुद से डाला है यहाँ पे। ठीक है, लीगल, जब लॉ एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड बातें होंगी तो इसे हम लीगल एनवायरनमेंट कहते हैं। फाइन्स, पेनल्टीज, इम्प्रिजनमेंट, ऐसी ऐसी जब बातें होंगी, रूल्स एंड रेगुलेशन की जब बातें होंगी, वी विल देन टॉक अबाउट लीगल एनवायरनमेंट। किसी कानून का नाम दिया हुआ है केस स्टडी में, किसी कानून का नाम दिया हुआ है तो लीगल एनवायरनमेंट कहेंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स याद रखिएगा, तीन तीन करके याद कर लेना एंड केस स्टडी को जरूर करना। इस पार्ट से बस यही दो चीज इंपॉर्टेंट है। Alright, now we come to the last topic of this chapter and that is SWOT analysis. तो यहाँ पे आप देखोगे एक शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, S for strength, W for weakness, opportunity, O for opportunity and T for threat. ठीक है, तो चार यहाँ पे आपको नेम्स गिवन है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो फर्स्ट टू है ना, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये हमारे इंटरनल एलिमेंट्स है। ठीक है, ये हमारे बिजनेस के अंदर की बात है। अगर ये एडवांटेज है, मतलब हमारे बिजनेस में कुछ अच्छा है पहले से, जैसे हमारा स्टाफ बहुत ही एडवांस्ड है, हमारा स्टाफ बहुत ही स्किलफुल है, हमारा स्टाफ बहुत ही डेडिकेटेड है, तो वो हमारा स्ट्रेंथ हो गया। वीकनेस, हमारे बिजनेस के अंदर की कोई डिसएडवांटेज, जैसे कि हमारे यहाँ फैक्ट्री में ना पुराने मशीन्स लगे हुए हैं, तो दिस इज आवर वीकनेस। ठीक है, तो अगर कुछ इंटरनल डिसएडवांटेज होता है तो उसे वीकनेस कहते हैं, अगर कुछ इंटरनल एडवांटेज होता है तो उसे स्ट्रेंथ कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट दोनों जो है ना, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये एक्सटर्नल होते हैं, ये बाहर से आते हैं, ये दीज आर एक्सटर्नल। ठीक है, दीज आर एक्सटर्नल। बाहर से कोई गुड न्यूज आ गया, जैसे कि गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनीज पे बैन लगा दिया, तो हमारे लिए तो अच्छा हो गया ना, अपने देसी लोग हैं, अपने यहाँ पे बिजनेस करेंगे, फॉरेन वालों को आना बंद, अब सब हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो एक्सटर्नल गुड न्यूज इज अपॉर्चुनिटी एंड एक्सटर्नल बैड न्यूज इज थ्रेट। बाहर से कोई बैड न्यूज आ जाए, जैसे कि अब तक हम लोग बिजनेस कर रहे थे, अचानक से 3 कॉम्पिटिटर आ गए सेम एरिया में, ओ भाई साहब, बाहर से 3 लोग आ गए हमारे ही जगह पे बिजनेस कर रहे हैं, ये तो थ्रेट हो गया ना। तो हमारे बिजनेस के अंदर की जब बात होती है तो स्ट्रेंथ या वीकनेस बोलते हैं।
हमारे बिजनेस से बाहर की जो बात होती है तो अपॉर्चुनिटी या थ्रेट बोलते हैं। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे चार्ट फॉर्म में बताया है, बट नोट्स पढ़ोगे तो नोट्स में प्रॉपर आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप नोट से पढ़िएगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि स्वॉट एनालिसिस करते क्यों है, स्वॉट एनालिसिस किया क्यों जाता है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। यहाँ पहले लाइन में लिखा है, इट इज हेल्पफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। तो आपको अपने स्ट्रेंथ पता होने चाहिए, आपको अपने वीकनेसेस पता होने चाहिए, आपको बाहर से क्या अपॉर्चुनिटी और बाहर से क्या थ्रेट आ रही है ये पता होना चाहिए। देन ओनली आप अच्छी सी स्ट्रैटेजी बना पाओगे ना। तो इसीलिए हम लोग स्वॉट एनालिसिस करते हैं। आप भी क्लास 12 का एग्जाम दे रहे हो ना, तो अभी अपनी स्वॉट एनालिसिस करो, पता करो कि तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ है, तुम्हारी क्या वीकनेसेस है, बाहर से क्या अपॉर्चुनिटीज और बाहर से क्या थ्रेट आ रही है, और उसके बाद एक अच्छा सा प्लान बना के अपना 12 महीने का शुरुआत कर दो अभी से, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली स्वॉट एनालिसिस। तो पहला चैप्टर आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस वाज फर्स्ट चैप्टर। ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज में हमारा वीडियोस आता रहेगा, ठीक है, कॉमर्स का। तब तक के लिए आप, अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे को वीडियो में बताना नीचे कमेंट में कि आपको कैसा लगा है, ठीक है, हाउ आर यू लाइकिंग दिस। तो एंड अगर कोई सजेशन है तो वो भी आई एम ओपन टू इट, आप नीचे लिख सकते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से नोट्स आप पढ़िएगा। आपको कुछ और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं भी ट्यूशन में कोई भी नोट्स और दिया जा रहा है आप देख लो अपना, बट मैं कह रहा हूँ मेरा वाला सफिशिएंट है, आपको इससे ज़्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, बहुत पहले से मैंने ऐप में डाल रखा था, एंड कुछ कुछ तो मैंने ओपनली भी बता दिया था। आप देख लेना, बच्चों ने वहीं पे कमेंट कर रखा है कि जितना मैंने बताया था सेक्शन बी एंड सेक्शन सी पूरा उसमें से आ गया था, ठीक है। एंटायर सेक्शन बी एंड सेक्शन सी अभी जो 2024 फेब में जो एग्जाम हुआ है, आई थिंक 15 फेब को कॉमर्स का एग्जाम था 2024 में, एंटायर सेक्शन बी एंड सेक्शन सी वहां से आया था, ठीक है। और मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि जो मैं ऐप में करा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से करना। यहाँ से तो आपका चैप्टर कवर हो जा रहा है, यूट्यूब इज जनरल, मतलब वो तो सबके लिए है, ठीक है। बट अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप उन सब एग्जाम रिलेटेड स्ट्रैटेजीज को पाना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम इन माई ऐप, ठीक है। आप वहाँ पे जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके 12 मंथ्स तक आपकी वैलिडिटी रहेगी, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको बहुत फायदा होगा। पिछले बैच को भी हुआ, उससे भी पिछले बैच को हुआ, एंड नाउ इट्स योर टर्न, ठीक है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक गिवन है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड विल मीट वेरी सून।